किसी पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं, तो अगर डिफरेंशियबिलिटी डज नॉट एग्जिस्ट का मैटर आता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपका डिफरेंशियबिलिटी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से गलत हो रहा था, मतलब बराबर नहीं आता था। जब आप रियल एनालिसिस पढ़ते थे तो आपको जब डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी होती थी तो आप क्या करते थे, एक बार इधर से चेक करते थे एक बार इधर से, मतलब कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव मिलना चाहिए था। अगर ये नहीं आता था तो बोलते थे डिफरेंशियबिलिटी डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो आपके पास क्या था, रियल एनालिसिस में रियल नंबर लाइन है, प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट जीरो। तो आपके पास कहीं भी अप्रोच करने का मतलब जीरो पे, वन पे, टू पे, थ्री पे, कहीं भी अप्रोच करने के सिर्फ दो पाथ है, या तो आप लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे या फिर राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे। मान लो कोई भी एक नंबर ए हो गया तो x इज इक्वल टू ए पे लिमिट चेक करते थे, मतलब डेरिवेटिव निकालने के लिए, तो आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से दो साइड से चेक करते थे, तो वहां पे आपको सिर्फ दो पाथ थे, तो एक बार राइट से चेक कर लिए, लेफ्ट से चेक कर लिए। अगर दोनों पाथ से जो है सेम डेरिवेटिव आ गया तो हम बोलते थे डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट, अदरवाइज बोलते थे डिफरेंशियबिलिटी डज नॉट एग्जिस्ट। बट इन द केस ऑफ रियल एनालिसिस आपको मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो z इक्वल टू जीरो पे बात करेगा, यहाँ पे z इक्वल टू जीरो पे एनालिटिसिटी फेल कर रही है। तो अब ये देखो, अर्जेंट प्लेन है, ठीक है, आपको पता है x एक्सिस y एक्सिस, z इक्वल टू जीरो सेंटर की बात कर रहा है, तो सेंटर पे अप्रोच कैसे कर सकते हैं, अलोंग y एक्सिस, अलोंग x एक्सिस, अलोंग y इज इक्वल टू mx जो लाइन होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c लाइन का इक्वेशन होता है, और अगर c इज इक्वल टू जीरो करना है तो ये लाइन सेंटर से पास करेगी। ठीक है, इसमें m की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी ये जो लाइन है वो आपका ऐसे ऐसे होता जाएगा, ऐसे। ठीक है, मतलब ऐसे y इज इक्वल टू mx है 45 डिग्री पे, मतलब m जो है क्या, ये स्लोप है, स्लोप 45 डिग्री, और जैसे जैसे स्लोप बढ़ता जाएगा जब 90 होगा तो ये पूरा वर्टिकल हो जाएगा। ओके, तो ये स्लोप है आपका, तो y इज इक्वल टू mx, यहाँ पे m क्या है, स्लोप है, और इसकी वैल्यू जो है बदलती रहेगी, वेरिएबल है, मतलब 45 पे ऐसे है, 60 पे ऐसे हो जाएगा, 90 पे ऐसे हो जाएगा, जीरो करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, 30 करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, मतलब सेंटर से ही होके जाएगा। तो यहाँ पे आपको सेंटर पे पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं। ठीक है, यू हैव अ मेनी पाथ। तो जब भी आपको क्वेश्चन में देगा तो क्लियर कट बोलेगा कि आपको यहाँ पे बताना है कि एनालिटिसिटी फेल कर रही है, एनालिटिसिटी फेल कर रही है, डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर नॉट एनालिटिक एट z इक्वल टू जीरो। तो अगर नॉट एनालिटिक एट z इक्वल टू जीरो आपको दे रहा है तो आपका सिर्फ एक काम क्या है, आपको ऐसे अप्रोच करना है z इक्वल टू जीरो पे, जैसे एक x मतलब एक पाथ से कुछ और आंसर आए और दूसरे पाथ से कुछ और आंसर आए, तो अगर दो पाथ से दो डिफरेंट वैल्यू आ गई तो आप बोलेंगे कि डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज फ्रॉम टू डिफरेंट पाथ वी हैव टू डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव और लिमिट ये सारी की सारी चीजें क्या होता है, यूनिक होता है। तो यहाँ पे जब अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को, तो पहले क्वेश्चन में जो आपको मैंने बताया था सेम एट इज यहाँ पे आपको अप्रोच करना है। तो सबसे पहले जो आपको एफ ऑफ जेड दिया हुआ है तो लिखेंगे गिवन दैट, दिख रहा है प्रॉपर ना, गिवन दैट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू व्हाट, एक्स टू द पावर 2 वाई टू द पावर 5, यहाँ पे x प्लस आई वाई और अपॉन में x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 10 दिया हुआ है। ठीक है, और साथ में कह रहा है कि z इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये आपको ऑलरेडी देके चल रहा है। अच्छा, अगर आपको एफ डैश निकालना है, ठीक है, तो आपको मैंने बता रखा था कि व्हेनेवर यू हैव टू फाइंड आउट एफ डैश जेड, मतलब क्या होता है कि एफ जेड माइनस एफ जीरो अपॉन, यहाँ पे क्या करते थे हम, जेड करके चलते थे, और लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो, मतलब ये आपको लेके चलना है। तो यहाँ पे सेम प्रोसेस करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट, इस साइड में क्या लिखेंगे आप, लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन, पहले क्वेश्चन में जो लेके चले थे, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लेके चले थे, याद आ रहा है किसी को? क्या क्या लेके चले थे, याद आ रहा है कि भूल गया सबको? सर y बराबर mx। अरे अभी नहीं, अभी y बराबर mx लेके नहीं चलेंगे भाई, ऐसे थोड़ी नहीं चलेंगे। नीचे जेड हो, हाँ नीचे जेड होगा, यहाँ पे जेड लेके चलेंगे। ठीक है, और ये जो है ये कुछ और नहीं एफ डैश जेड है। ठीक है, ओके, डायरेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लेके चले। ये चलिए सर, समझ, देखो अगर जो है, अगर मैं डायरेक्ट लेके चलूं, मतलब कि अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं यहाँ पे
एफ डैश जीरो की बात करूं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एफ डैश नॉट एनालिटिक एट जेड इक्वल टू जीरो, हमको जीरो पे इसकी डेरिवेटिव बताना है कि नहीं आ रहा है, तो लिखेंगे लिमिट जेड टेंस टू जीरो एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन जेड, ये लेके चलेंगे। समझ पा रहे इतनी सी बात? देख लो, एफ ऑफ जेड की वैल्यू ऊपर दे रखी है, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में जीरो दे रखा है, और जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है, ये आपको पहले से पता है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, लिमिट जेड टेंस टू जीरो, एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 5 ब्रैकेट में एक्स प्लस आई वाई अपॉन जेड की वैल्यू यहाँ पे ये एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 10, और जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स प्लस आई वाई, और यहाँ पे एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो है, यहाँ पे हम जीरो लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख देंगे सिंस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। इस स्टेप में किसी को कोई दिक्कत, इसकी वैल्यू हमने ये उठा के यहाँ पे यूज किया। ऑब्वियसली जो यहाँ पे आपका नीचे है न्यूमरेटर में, उसको हमने यहाँ लिख दिया, सॉरी डिनोमिनेटर में जो है उसको हमने यहाँ लिख दिया, जेड की वैल्यू यहाँ इंटू में कर ली, एफ ऑफ जीरो को जीरो रख ली, और एफ ऑफ जेड की वैल्यू ये टोटल हमने यहाँ लिखी है। जीरो ये कोई मतलब है नहीं, यहाँ पे आपको ये कैंसिल आउट होता हुआ दिखेगा इससे, तो आपको फाइनली क्या मिलेगा यहाँ पे, लिमिट जेड टेंस टू जीरो एक्स का स्क्वायर वाई टू द पावर 5, और यहाँ पे ब्रैकेट में जो वैल्यू है तो कट गई, ये मिलेगा एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 10, ये मिलेगा आपको एफ डैश जीरो। अब यहाँ पे कह रहा है लिमिट जेड टेंस टू जीरो, मतलब क्या कर रहा है कि जेड जीरो पे अप्रोच कर रहा है। अब देखो आपके पास जो है ये अर्जेंट प्लेन है, मतलब कि कॉम्प्लेक्स प्लेन है, जिसमें आपको कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, ये रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अब जेड इक्वल टू जीरो पे अप्रोच करना है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे अप्रोच करने का जो पाथ होगा आप क्या क्या चूज कर सकते हो, या तो अलोंग वाई एक्सिस जाओ, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग समथिंग। तो यहाँ पे मैं दो पाथ लेके चलूंगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, दो पाथ। पहला तो आप जो है अलोंग वाई एक्सिस जाओ, ठीक है, y इज इक्वल टू mx ले लो, या फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, कुछ भी लेके चल सकते हो। तो जो दो पाथ यहाँ पे चूज करेंगे वो इस हिसाब से चूज करेंगे, यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन इजी पड़े, कैलकुलेशन को ज्यादा करने की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पे लिखेंगे जेड अप्रोचेस टू जीरो, जेड अप्रोचेस टू जीरो, दिख रहा है ना प्रॉपर, किसी को ब्लर वगैरह नहीं तो आ रहा है? नो सर, क्लियर। अलोंग द पाथ y इज इक्वल टू एक्स। अब y इज इक्वल टू एक्स कौन सी लाइन होती है, m की वैल्यू 1 हो जाएगी, और 1 तब होता है, देखो m की वैल्यू 1 हो गई, y इज इक्वल टू mx, और m मतलब होता है tan थीटा, ये दिख रहा है यहाँ पे, और tan थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, मतलब कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। मतलब यहाँ से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन ऐसे पास करेगी, y इज इक्वल टू एक्स, इस लाइन से हम z पे अप्रोच कर रहे हैं, तो y इक्वल टू एक्स लाइन से हम यहाँ पे z इक्वल टू जीरो पे अप्रोच कर सकते हैं। तो पहले लिख लेंगे along the path y इक्वल टू एक्स। अब along the path y इक्वल टू एक्स जैसे ही पुट करेंगे तो ऊपर वाले मतलब इक्वेशन में यहाँ पे x और यहाँ पे x यूज करेंगे, तो आपको मिलेगा f डैश जीरो इज इक्वल टू लिमिट z टेंस टू जीरो, ठीक है। अच्छा एक चीज और, अब जब सारी क्वांटिटी यहाँ पे x के फॉर्मेट में हो जाएगी तो z का कोई इंपॉर्टेंस रहेगा नहीं, क्योंकि जैसे z इक्वल टू क्या होता है, x प्लस आई वाई होता है। अब हमने y को भी x कर लिया तो x प्लस आई एक्स हो गया, तो अब ऑब्वियसली जो z टेंस टू जीरो था वो x टेंस टू जीरो की तरफ अप्रोच करने लगेगा। तो यहाँ पे जो आपको वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी x टेंस टू जीरो, और यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर y टू द पावर 5 अपॉन में x टू द पावर, सॉरी यहाँ पे भी x कर लो, x टू द पावर 4, और प्लस y की जगह फिर x कर लो, x टू द पावर 10। समझ में आ रहा है, y को हमने x से रिप्लेस कर दिया। अच्छा जैसे ही रिप्लेस करोगे तो यहाँ पे लिखोगे लिमिट x टेंस टू जीरो, नीचे x टू पावर 4 आप कॉमन कर सकते हो, x टू पावर 4 अगर कॉमन करो तो 1 प्लस x टू पावर 6 मिलेगा, और ऊपर में क्या मिलेगा, देखो 5 और 2 7, x टू पावर 7 मिल जाएगा,
यहाँ पे एफ डैश 0 लिखोगे जो भी है। यहाँ से अगर इसको आंसर आउट करोगे तो एक्स टू पावर 3 मिलेगा। फिर भी x टेंस टू 0 पर अगर यहाँ पे न्यूमरेटर में 0 आ गया और यहाँ पे 1 यहाँ पे 0, तो 0 अपॉन कुछ भी 0 मिलेगा। तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल रही है 0। समझ पा रहे हो कि नहीं? यहाँ पे आपको f डैश 0 की वैल्यू मिल रही है 0। ओके, इसको कर लो इक्वेशन नंबर ए। अब जो है हम फिर से चूज करेंगे दूसरा पाथ। मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूं। अब लिखेंगे z अप्रोचेस टू 0। z जो है अप्रोचेस टू 0 along द पाथ। जो नया पाथ हम चूज करेंगे वो चूज करेंगे क्या? कुछ भी चूज कर सकते हो, ठीक है, आपके ऊपर है। लेकिन जो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा वो हम लेके चलेंगे। तो यहाँ पे चूज कर सकते हैं y टू द पावर 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इससे फायदा क्या मिलने वाला है? इससे फायदा ये मिलने वाला है कि यहाँ पे जो x टू द पावर 10 है, ठीक है, मतलब ये y टू द पावर जो 10 है वो नॉर्मली जो है x टू द पावर 4 के फॉर्मेट में आएगा, और x टू द पावर 4 हम कॉमन ले लेंगे, और ये y टू द पावर 5 जो है वो सिंपली एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, अब अगर इसको देखो सर, जो मन में आए वो ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो आपको ऐसे सीधी लाइन मिल रही है, ये कुछ यहाँ पे अगर लेके चलो, देखो y इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर लेके चलते हो तो जो ग्राफ मिलता है, ये क्लास 10th में ही आप पढ़ के आओ। एनसीईआरटी में पहली एक्सरसाइज में जो ग्राफ वाला चैप्टर है वहीं पे बताया गया है। ये जो है यहाँ से 0 से ऐसे ऊपर जाएगा और फिर ये 0 से ऐसे जाएगा, ऐसे बनता है कुछ यू शेप का। यहाँ पे शार्प एज नहीं होता, यहाँ पे स्मूथ कर्व होता है। ठीक है, क्यूब लेके चलोगे तो कुछ ऐसे मिलेगा। देखो x टू दी पावर n हो जाए और इस n की वैल्यू 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, उसका कर्व हमेशा ऐसे ही मिलेगा, ऐसे ही। ठीक है, और अगर 3 हो, 5 हो, 7 हो, ऑड हो तो ऐसे मिलेगा। ठीक है, लास्ट ईयर ही हमने ग्राफ थ्योरी में बताया था अच्छे से। खैर कोई दिक्कत नहीं, कभी एक्स्ट्रा क्लास लेकर हम ग्राफ आपको बता देंगे। यहाँ पे देखो इस तरीके से क्या चीज, देखो हमने ये बताया कि ग्राफ में कभी भी आपके पास अगर कौन सा चीज रिपीट करना बताइए। सर कैसे पता करेंगे? हेलो, हाँ सुनो सुनो सुनो, हाँ सुन रहे हैं। कैसे पता करेंगे सर? मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ सर, वही मतलब कैसे पता करेंगे कैसे कौन पता सा वो मतलब लग रहा है जी। देखो पता कैसे करेंगे, आपको यहाँ पे जैसे लिखा हो नॉट एनालिटिक, ठीक है, तो हम बता रहे हैं क्या क्या पाथ चूज करना। y इक्वल टू एक्स चूज कर सकते हो, y इक्वल टू mx चूज कर सकते हो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर चूज कर सकते हो, और आपके सिलेबस में जो ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होगा, पहला y इक्वल टू एक्स यूज होगा, दूसरा y इक्वल टू mx यूज होगा। और ये जो चूज करके चल रहे हो, सिर्फ यहाँ पे ये देखो y टू द पावर 5 है, तो अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट का ले लूं, ठीक है, यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, और ऑलरेडी यहाँ पे पावर 10 है तो एक्स टू पावर 4 मिल जाएगा। तो हमको एक्स टू पावर 4 और एक्स टू पावर 4 अगर हम कॉमन लेके बाहर कर लेते हैं तो मुझे 1/2 दिख रहा है, जो कि 0 के बराबर नहीं है, और हमको नॉट एनालिटिक लेके चलना है। देखो यहाँ पे अगर y इक्वल टू mx भी लेके चलोगे तो कुछ डिफरेंट आएगा। जैसे मान लो यहाँ पे अभी ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, करेंगे तो हम लोग यही, क्योंकि ये ज्यादा इजी है। अच्छा मान लो अगर हम ऐसे ले लिए कि y इक्वल टू mx ले लिए, ठीक है, y इक्वल टू अगर हमने mx ले लिया तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखो f डैश 0 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, लिमिट z टेंस टू 0, या फिर हम यहाँ पे x टेंस टू 0 कर ले क्योंकि x आ गया। अब देखो यहाँ पे x स्क्वायर है और y टू द पावर यहाँ पे क्या मिलेगा, m टू द पावर 5 x टू द पावर 5 अपॉन में यहाँ पे क्या मिलेगा, x टू द पावर 4 प्लस m टू द पावर 10 y x टू द पावर 10 मिलेगा। अब यहाँ से अगर x टू द पावर 4 हम कॉमन भी कर लेते हैं नीचे, तो 1 प्लस यहाँ पे x टू द पावर आपको 6 m टू द पावर 10 मिलेगा। यहाँ पे ऊपर आपको m टू द पावर क्या मिलेगा 5, और x टू द पावर 7 कैसे होगा x टू द पावर 3,
तो यहाँ पे भी आपको जीरो ही मिल रहा है, क्योंकि ऊपर अभी x टू पावर 3 बचा हुआ है। तो y इक्वल टू mx लेने से कोई फायदा है नहीं। y इक्वल टू mx लोगे तब भी वही सेम आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि वहां यहाँ पे y इक्वल टू x ले लिए। अब m की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी रखोगे सेम वैल्यू जीरो मिलेगा। तो हमको कुछ ऐसा लेके चलना है, कोई ऐसा पाथ चूज करना है कि इस वैल्यू से डिफरेंट वैल्यू मिले। यहाँ पे m का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर यहाँ पे 7 बच रहा है, मतलब x टू पावर 3 बच रहा है। हमको अगर यहाँ पे x का कोई फंक्शन नहीं बचता, सिर्फ m बचता, तो बोलते हैं कि m इज अ वेरिएबल क्वांटिटी which gives different value when we change m value of m। जैसे मान लो हमने m की वैल्यू, ऑब्वियसली ये क्या है, स्लोप है, स्लोप को जैसे जैसे चेंज करेंगे वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो यहाँ पर y इक्वल टू mx लेने का कोई फायदा ही नहीं है, इसीलिए हमने एक नया पाथ चूज किया है। और आपको जीरो पे अप्रोच करना है, मतलब कि y और x इधर रख लो और पावर उल्टा सीधा बढ़ाते रहो घटाते रहो, ये हमेशा कर्व जो है जीरो से पास ही होगा। 100% गारंटी है कि अगर इधर y हो इधर x हो, ठीक है, ऐसे लिखा हो, अब इधर कुछ भी पावर लिखो कुछ भी पावर लिखो, ये कर्व जीरो से पास होगा ही होगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जीरो पे अप्रोच करना है, ये वाला पाथ लेके चलेंगे। हमारा बस इसमें मुख्य उद्देश्य ये है कि हमको अगर एक पाथ से वैल्यू कुछ और आ गई तो अब हमको वो पाथ चूज करना है कि दूसरी वैल्यू आए, क्योंकि यहाँ पे शो करना है कि नॉट एनालिटिक है। अगर हम फिर ऐसा पाथ चूज करें जहाँ जीरो ही आ जाए तो हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि सेम आ रहा है आंसर। और अगर आपको ये सीखना है कि कैसे आएगा, तो इसके लिए बस एक तरीका है कि आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करिए। देखो, वंदना पब्लिकेशन है, प्रगति है, कृष्णा है, सोम सीरीज है, ठीक है, सारी किताब ढूंढ कर लेके आ जाओगे। इवन यूपी पीसीएस की पिछले 10 साल के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो केवल 8 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो इस क्वेश्चन मतलब इस पैटर्न पे क्वेश्चन दिए गए हैं, केवल 8 क्वेश्चन। आपके यूनिवर्सिटी गोरखपुर से लगाए, इलाहाबाद से लगाए, रोहिलखंड से लगाए, कोई भी यूनिवर्सिटी उठा लो, केवल 8 ही क्वेश्चन है जो कि हर जगह बार बार पूछे जा रहे हैं। कहोगे तो 8 क्वेश्चन का हम फोटो क्लिक करके आपको शेयर कर देंगे। यस सर, सेंड कर उससे दीजिएगा। आगे क्वेश्चन ना तो है ना तो पूछता है, ठीक है। सर इससे पहले भी कोई क्वेश्चन देखो, बताया है क्या? इसके पहले एक क्वेश्चन मैंने बताया है, वो आपको मैं शेयर करूंगा, सेम पैटर्न का है। नहीं अगर समझ आएगा तो प्लीज आप मुझे एक बार टेक्स्ट करिएगा। एक्चुअली वो थोड़ा लेट ज्वाइन हुए हैं ना, इस वजह से पूछ रहे थे। तो इसीलिए तो हम क्वेश्चन को पूरा अच्छे से लेके चल रहे हैं। देखो, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर लेना, ठीक, ग्रुप में मेरा नंबर है, ओके। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन में सिर्फ इतना करना है आपको। हाँ बोलिए सर। जब आप बोले कि y बराबर mx पे जीरो हो जा रहा है, हो जा रहा है ना, तो क्या जरूरी है इसको ले जाना? तो ये क्या जरूरी है इसको ले जाना? सुनो, जरूरी इसलिए है, जरूरी इसलिए है कि अगर हमको बताना है कि नॉट एनालिटिक है, ठीक है, हमको शो करना है नॉट एनालिटिक है, मतलब कि डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। और डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट तभी नहीं करती है, पहले के केस में जब रियल क्लास में पढ़ते थे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कुछ और आए और राइट हैंड डेरिवेटिव कुछ और आए। जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव आता तो बोलते थे डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट। जब बोलते थे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव तो बोलते थे डिफरेंशियबिलिटी डज नॉट एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको कह रहा है कि जेड पेनाल्टिक नहीं है, मतलब कि आपको एक पाथ से जाएंगे तो कुछ और वैल्यू आए, दूसरे पाथ से जाएंगे कुछ और वैल्यू आए, तब आप बोलेंगे कि डिफरेंट पाथ से डिफरेंट वैल्यू आ रही है, इसलिए डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। समझ पा रहे हो? आपको इस क्वेश्चन में बस इतना प्रूफ करना है कि जीरो पे इसके डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। और जब ये रियल एनालिसिस था तो आपके पास बस 2 तरीके होते थे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लो, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लो, खत्म। दोनों बराबर है तो डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट, दोनों बराबर नहीं है तो डिफरेंशियबिलिटी डज नॉट एग्जिस्ट। बट रियल एनालिसिस के केस में मैंने पहले ही बताया था कि आपको रियल एनालिसिस में पूरा प्लेन दिया हुआ है, ये सब एक प्लेन दिया हुआ है, प्लेन में कहीं भी जीरो पे अप्रोच करना, इधर से आओ, इधर से आओ, इधर से आओ, इधर से आओ, इधर से जा सकते हो, यहाँ से जा सकते हो, ठीक है। आप क्या करते हैं, रूट एक्स का जो कर्व बनता है, रूट एक्स का आप ऐसे जा सकते हो, कुछ भी मतलब कोई सा भी कर्व लेके जा सकते हो, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आप पूरा फ्री हो कि प्लेन में कैसे भी किसी पॉइंट को मूव कर सकते हो, बस आपको थोड़ा सा ग्राफिकल अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में 2 वेरिएबल है, एक्स और वाई, और इन्हीं वेरिएबल के अप्रोच से आप किसी भी जेड को किसी भी पॉइंट पे अप्रोच कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको इतना दिखाना है कि 2 डिफरेंट पाथ से अलग अलग वैल्यू आ रही है, इसलिए डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। और अगर डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है तो हम एनालिटिक नहीं बोलते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि हमने बताया था स्टार्टिंग में कि a function f of z defined in a domain D is said to be analytic at a point z equal to a if it is differentiable at each point in the neighborhood of z equal to a।
मतलब किसी भी फंक्शन को एफ ऑफ जेड को किसी भी डोमेन डी में डिफरेंशिएबल तब बोलेंगे जब किसी पॉइंट ए पर जब हमने एप्सिलॉन रेडियस का या फिर डेल्टा रेडियस का ओपन डिस्क ड्रॉ किया और इस डिस्क में हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट करे। यहाँ पे जीरो पे ही डिफरेंशिएबिलिटी अलग अलग आ रही है, यहाँ अलग आ रहा है, यहाँ अलग आ रहा है। तो जब सेंटर पे ही अलग आ रहा है तो आजू बाजू चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बोल देंगे नॉट डिफरेंशिएबल है। समझ में आ रहा है? देखो स्टार्टिंग में जो क्लास नहीं ज्वाइन किए थे उनको दिक्कत होगी, एक बार समझ लो। हाँ सर, अगर दोनों पाथ से वैल्यू जो है सर सेम आएगी तो फंक्शन एनालिटिक है, और अगर सर ऐसे हो कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है ये सर, और अगर सर एक पाथ से सर वैल्यू मतलब 0 आ रही है और दूसरे पाथ से मान लीजिए 2 आ रही है, मतलब फाइनाइट आ रहा है दोनों, तो सर दोनों फंक्शन जो है एनालिटिक होगा या नहीं होगा? अगर दो पाथ से दो वैल्यू आ रही है तो डिफरेंशिएबिलिटी फेल करेगी, और अगर डिफरेंशिएबिलिटी फेल करेगी तो एनालिटिसिटी फेल कर जाएगी, क्योंकि एनालिटिसिटी की डिफिनेशन ये कहती है कि अ फंक्शन f of z defined in a domain D is said to be differentiable at a point z equal to a if it is differentiable in its डेल्टा नेबरहुड। उस पॉइंट पर उसके नेबरहुड में हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी होनी चाहिए। तो जब उस पॉइंट पे ही डिफरेंशिएबिलिटी फेल कर रही है, डिफरेंट पाथ से डिफरेंट आ रही है, हम नेबरहुड में चेक नहीं करेंगे, हम बोलेंगे डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है और फंक्शन एनालिटिक नहीं है z equal to a पर। समझ में आया? ये सर तो यहाँ पे आपको मतलब सर वैल्यू का सेम होना जरूरी है, उसका फाइनाइट होना जरूरी नहीं है। नहीं, वैल्यू का सेम होना जरूरी है फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंट वैल्यू आई नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल मींस नॉट एनालिटिक। ठीक है, फाइनाइट से मतलब नहीं है, एग्जैक्टली सेम आना चाहिए। यहाँ पे अगर y टू द पावर 5 इज इक्वल टू x लेके चल रहे हो, इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे, हम बता रहे हैं, ठीक है, भले ही अगली मीटिंग ज्वाइन करनी पड़े। तो आप क्या लिखोगे? f डैश 0 इज इक्वल टू व्हाट? देखो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे देखो x टू द पावर 2 है और y टू 5 को हमने x टू पावर 2 लेके चला, यहाँ पर x टू पावर 4 है और प्लस यहाँ पे भी x टू पावर 4 मिल जाएगा, क्योंकि y टू पावर 10। तो अगर यहाँ पे 10 बनाओगे यानी कि स्क्वायर कर रहे हो तो इधर भी स्क्वायर कर दो, ये 10 होगा तो ये 4 हो जाएगा। अब लिखोगे f डैश 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x टू द पावर 4 अपॉन x टू पावर 4 कॉमन कर लो, 1 प्लस 1 मिल जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। अगर x होता तब तो कुछ टेंड्स टू 0 करते, कुछ नहीं है तो 1/2 मिलेगा। f डैश 0 इज इक्वल टू 1/2, ये भी मिला। अब नीचे यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं क्या कि फ्रॉम a एंड b, ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम a एंड b f डैश 0 इज इक्वल टू व्हाट? यहाँ पे लिखो 0, यहाँ पे लिखो 1/2। 0 तब आ रहा है व्हेन y इज इक्वल टू ये x, ठीक है, यहाँ पे पाथ लिख लेना, और यहाँ पे व्हेन सर नीचे का नहीं दिख रहा। अच्छा नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ तक दिख रहा है क्या? अच्छा अभी हम नीचे कर लेंगे, मार्कर नीचे, बोर्ड नीचे करेंगे थोड़ा सा। व्हेन y टू द पावर 5 इज इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है, आप दिख रहा है ना? यह दो डिफरेंट डेरिवेटिव मिल रहा है, फ्रॉम टू डिफरेंट पाथ वी हैव टू डेरिवेटिव, तो आप लिख देंगे इंप्लाइज दैट f डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, इंप्लाइज दैट एट z इक्वल टू 0 फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, ठीक है। इस क्वेश्चन को कर लो, सेम इसी तरीके से एक क्वेश्चन और लोग करेंगे, सेम ऐसे ही एक क्वेश्चन करेंगे, एकदम सेम। बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी पता है जैसे ही आप लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, आपको लगेगा कि इतना इजी क्वेश्चन था, हमको तो मतलब उसमें पता चल गया तो तुम तो एकदम झंडा गाड़ दिए होते। आपको मैं ऐसा एक क्वेश्चन और कराऊंगा और एक क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, वो आप करेंगे खुद, ठीक है। सबसे नीचे क्या लिखा है? सबसे नीचे यहाँ पे नीचे देखो, सबसे नीचे मैंने ये लिखा है कि f डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट, और अगर जो है डैश का मतलब कि 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, मतलब कि एट z इक्वल टू 0 फंक्शन इज नॉट एनालिटिक,
बस ये लिखना है आपको। हो गया, मैं इसको इरेज करूं, क्वेश्चन को मिटा दूं। एकदम सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक करेंगे और क्वेश्चन का थोड़ा सा प्रारूप चेंज होगा, ईयर चेंज होगा, सारी चीजें वही रहेंगी, ठीक है। इसके नीचे हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जब भी आएगा आपको बड़े आराम से 5 नंबर तो मिनिमम देके जाएगा और इसके साथ अगर थोड़ी डिफरेंस वगैरह ऐड कर दी गई तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर मतलब समझते हो, 20%। देखो क्वेश्चन नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो कह रहा है कि एक्स वाई स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स प्लस आई वाई और नीचे क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 4। और ये कब कब पूछा हुआ है, ये 2005 में और 2010 में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है डीडीयू में, ठीक है। और सारी चीजें वही है, यहाँ पे भी आपको बताना है जेड इक्वल टू 0 पेनाल्टी सिटी नहीं है। अब देखो क्या करेंगे, एफ ऑफ जेड इक्वल टू ब्लैक से सॉल्व करते हैं। रख दिया मैंने ब्लैक मार्कर। देखो यहाँ पे दिया हुआ है एक्स वाई का स्क्वायर एक्स प्लस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 4। फिर से वही काम करेंगे जो आपको एक बार मैंने पैटर्न बता दिया, फिर से वही पैटर्न करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, जेड इज नॉट इक्वल टू 0 लेके चलना है, लिखेंगे नाउ, यहाँ पे दिख रहा है ना नाउ, ठीक है। एफ डैश 0 का मतलब क्या होगा, लिमिट जेड टेंस टू 0 एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन जेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एफ डैश 0 का मतलब इधर हो जाएगा लिमिट जेड टेंस टू 0 एफ ऑफ जेड की वैल्यू ये वाली लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स वाई स्क्वायर एक्स प्लस आई वाई अपॉन कर लिए, नीचे वाली क्वांटिटी यहाँ लिख लेंगे और ये जेड की वैल्यू इसको इनटू में कर लेंगे। यहाँ पे एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 और ये क्वांटिटी यहाँ लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 4 और ब्रैकेट में एक्स प्लस आई वाई। एक्चुअली में ये जो एक्स प्लस वाई आई वाई लिख रहे हैं वो इस जेड की वैल्यू है। एफ ऑफ जेड की वैल्यू मैंने इसको उठा के यहाँ रखा और ये जो है एफ ऑफ 0 की वैल्यू मैंने एफ ऑफ 0 की वैल्यू यहाँ से यहाँ रखी 0 और ये जेड की वैल्यू मैंने यहाँ पे यहाँ पे देंगे जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। यहाँ पे भी कोने तक हाँ एग्जैक्ट वहीं पर खत्म हुआ, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 0 का कोई मतलब है नहीं, मिटा देते हैं, थोड़ा सा स्मार्ट हो जाते हैं। ओके अब क्या मिलेगा, एफ डैश 0 इज इक्वल टू मिलेगा लिमिट जेड टेंस टू 0 एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 4। अब फिर देखो जेड अप्रोच 0 को कर रहा है तो यहाँ पे भी ऐसा 2 डिफरेंट पाथ चूज करेंगे कि हमको 2 डिफरेंट वैल्यू मिला है, क्योंकि नॉट एनालिटिक बताना है, मतलब कि नॉट डिफरेंशिएबल एट जेड इक्वल टू 0, यानी 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी फेल करेगी तो एनालिटिसिटी फेल करेगी, क्योंकि एनालिटिसिटी की डिफिनेशन यही होती है पाथ y इक्वल टू mx एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वेरी गुड, बस 2 लाइन चूज कर लेते हैं। यहाँ पे ले लेंगे पहला z approaches to 0 by path y is equal to mx के बजाय सिर्फ x ले लो, ठीक है। तो क्या मिलेगा, f डैश 0 is equal to लिमिट x टेंस टू 0 y की जगह x स्क्वायर, तो यहाँ पे सॉरी x लिखेंगे तो यहाँ पे x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस x टू द पावर 4, ठीक है। फिर क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू 0 एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। कैंसिल आउट करोगे तो मिलेगा लिमिट x टेंस टू 0 एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फाइनली आपको यहाँ पे 0 मिलेगा। एफ डैश 0 की वैल्यू बाई पाथ y इक्वल टू एक्स। सेकेंड पाथ क्या चूज करेंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर चूज कर लेते हैं। देखो रीजन क्या है चूज करने का, यहाँ पे ग्राफ दिख रहा है ना, ऐसे बनाए एक y इक्वल टू एक्स, ये वाली लाइन हो गई, सॉरी ये 0 से होकर जाएगी भाई, ये लाइन 0 से होकर जाएगी, ठीक है। ये y इक्वल टू एक्स हो गई
और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसे आता है, दोनों के दोनों जीरो से जा रहे हैं, हमको जीरो पे पहुंचना है, दो पाथ चूज कर लिए और दो पाथ से अलग अलग वैल्यू मिल गई। पाथ चूज करने के लिए आप फ्री हैं क्योंकि पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन आपका है, किधर से भी अप्रोच कर सकते हैं। सेकेंड यहाँ पे चूज करेंगे z अप्रोचेस टू जीरो बाई पाथ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है सर, यहाँ पे हम लोग y की वैल्यू पुट कर रहे हैं, x की वैल्यू भी तो पुट कर सकते हैं ना, x इज इक्वल टू y करके, मतलब जहाँ आप x ये इज इक्वल टू बताइए, y। सुनिए आप ये सर y स्क्वायर इक्वल टू x। हाँ y स्क्वायर। आप ये बताइए कि कभी भी डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो dy dx लिखते हैं वहां पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, बताइए मुझे। x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y क्या है, ऐसे लिखते हो ना, डिपेंडेंट वेरिएबल। dy by dx, y जो है x पे डिपेंड करेगा तो y इक्वल टू x हमेशा कुछ ऐसे लिखेंगे, समझ में आ रहा है। यस तो सर। हमेशा जो हम चूज कर सकते हैं तो हमेशा हम x को ही चूज करेंगे ना, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही चूज करेंगे, y तो उस पर डिपेंड करेगा, तो हमेशा कुछ ऐसा प्रारूप आप चूज करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। यस सर। देखो कोई भी दिक्कत हो आप बिल्कुल फ्रिक्वेंटली पूछो, अगर क्लास में नहीं पूछ पाते हो तो व्हाट्सएप पे मेरा ग्रुप में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन जो भी हो पूछ लेना, श्योर है कि आंसर आपको विद इन 1 और 2 आवर मिल जाएगा। ठीक है, जितने लोगों ने पूछा उनको आंसर मिलेगा। रात में अगर 12 बजे बाद पूछते हो तो सुबह आंसर मिलेगा। ओके, अब यहाँ पर अगर इसको लेके चलते हैं तो एफ डैश 0 इज इक्वल टू लिखेंगे लिमिट z टेंड्स टू 0 y इज इक्वल टू y स्क्वायर इक्वल टू x, तो x ऑलरेडी है एक्स स्क्वायर। अब ये हमको यहाँ पे रखना है पहले वाले इक्वेशन में, ये इक्वेशन यहाँ पे 1 कर लो, तो y स्क्वायर की वैल्यू हमने सर कैसे जानेंगे y स्क्वायर रखते हैं? ठीक है बता रहे हैं, यहाँ पे ऊपर y स्क्वायर, अगर मैं इसको x ले लूं तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर और यहाँ भी एक्स स्क्वायर बन जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल और मुझे 1/2 दिख रहा है जो कि 0 से डिफरेंट है। ठीक है, देखो अभी आपको लग रहा है ना कि आप कैसे जानेंगे, लेकिन ये मेरी गारंटी है कि आपको जब मैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा तो आप मुझे बताएंगे कि सर ये हम ऐसा चूज कर सकते हैं। अभी देखो थोड़ा नया नया चल रहा है ना, जैसे आपको स्टार्टिंग में कोई अगर रास्ता बताया तो लगता है कितना टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन एक बार उससे जब आप गुजर जाएंगे तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप अपने जूनियर को कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ा सकते हैं, मतलब अगर थोड़ा सा अप्रोच कर लिए तो। ठीक है, क्योंकि कहीं मैंने देखा था कि अगर कोई स्टूडेंट है ये, ठीक है, प्रोफेसर पढ़ाते हैं तो ऐसे आएगा ऐसे जाता है? पता नहीं किसी का, शायद किसी स्टूडेंट का ही स्टेटस था, हमारा ही स्टेटस था। अच्छा, और जब टीचर पढ़ाते हैं तो ऐसे आता है, मतलब कोचिंग के टीचर, और दोस्त पढ़ाता है तो ऐसे एकदम ऐसे घुस के जाता है दिमाग में। तो आप जो है क्या बोलते हैं एनालिटिसिटी जब पढ़ लेंगे तो अपने दोस्त को पढ़ाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा। वैसे मतलब सर लेकिन ऐसा होता है सर, ऐसा होता है? नहीं बिल्कुल होता है। देखो हमको भी आप दोस्त की कैटेगरी में रखिएगा, बहुत सीनियर नहीं है, बस 3-4 साल सीनियर है आपसे, तो आप रखेंगे तो मेरा भी पढ़ाई आपको ऐसे ही समझ में आएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे एक बार रिपीट करते हैं, अब तक जितना पढ़े एनालिटिसिटी में रिपीट करते हैं, मिटा के वो अच्छे से रिपीट करेंगे और इसके आगे क्या लिखेंगे? एक मिनट, ये वाला f'0 डज नॉट एग्जिस्ट एट, मतलब इंप्लाइज करेगा एट z नॉट 0, नॉट फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। हो गया सर, आगे बढ़िए। ठीक है, इसको मिटा, चलो अब हम मिटा देते हैं। और अब थोड़ा सा आप लोग को जो अभी नए बिल्कुल ज्वाइन किए हैं उनको ये क्लास पूरा फील आ जाएगी, बस 5 मिनट वो बने रहेंगे। ठीक है,